Hello ninth class students. How are you? I hope you are enjoying my videos. After the video of motion, my dear students, today we will do chapter number 5 of your NCERT science, that is the fundamental unit of life. हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? दैट इज सेल. ठीक है, क्योंकि सेल ही वो चीज़ है जिससे सारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो बनी हैं. ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए बच्चे हमें छोटे छोटे ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वही ब्रिक्स का काम लिविंग थिंग्स की बॉडी में करते हैं सेल. ठीक है, और एक सेल जो है वो कैपेबल होता है सभी एक्टिविटीज़ फंक्शंस को परफॉर्म करने में. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है. आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा. ध्यान से सुनिए. रॉबर्ट हुक इज़ अ साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट था ये बेटा. सबसे पहले इसने जो ट्री की बार्क होती है ना, बाहर की छाल, उसके सेल्स को हम बोलते हैं कॉक सेल्स. कॉक सेल्स में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप्स में ऑब्जर्व किया इन सेल्स को. ये सेल्स कैसे थे बेटा, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. नॉन लिविंग. ठीक है, बार्क ऑफ अ ट्री में जो कॉक सेल्स थे वो कैसे थे? नॉन लिविंग सेल्स थे. इन सेल्स को जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनकी शेप उसको हनी कॉम्ब के छत्ते की तरह लगी, है ना. मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे कंपार्टमेंट बने हुए थे माइक्रोस्कोप के नीचे. सेम वैसा ही स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया. तो ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स थे, लिटिल रूम्स थे, उनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल. क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में बेटा लिटिल रूम को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. ठीक है, तो एक हमारे पास लिविंग जो थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बेसिक यूनिट सामने आई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे? सेल कहते हैं. ओके, पहला क्वेश्चन आपका बनता है इस चैप्टर में से, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जहाँ से लाइफ शुरू हुई है वो बेसिक यूनिट कौन सी है? सेल. हु डिस्कवर्ड सेल? अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप लिखोगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. लेकिन बेटा अगर आपको ये आता है कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए थे, तो उस साइंटिस्ट का नाम है लुईन हॉक. 1674 में जो पोंड वाटर, तालाब का पानी है, उसमें लिविंग सेल्स सबसे पहले डिस्कवर किए थे लुईन हॉक ने. ये आप याद रखोगे. हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को. हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया बेटा? पुरकिंजी ने इन ईयर 1839. हु गेव सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी? सेल के बारे में क्या बताया सबसे पहले, किसने बताया हमें? तो वो दो साइंटिस्ट थे बेटा, शिल्डन 1838 में हुए ये, और श्वैनन ने 1839 में. उन्होंने हमें सेल थ्योरी दी जिसमें क्या बताया गया? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and cell is the basic unit of life. उसने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सेल से बने हुए हैं और सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की. दिस इज़ योर सेल थ्योरी. अब क्वेश्चन आया ये कि क्या बात यहीं रुक गई? नहीं, वर्चुअल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सपैंड किया, बढ़ाया. 1855 में उन्होंने हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दी सेल थ्योरी की. और वर्च्यू के अकॉर्डिंग क्या था बेटा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स हैं वो किससे बने हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से जो मौजूद हैं सेल्स, उन्हीं में से बने हैं हमारे सेल्स. ठीक है, तो all cells arise from pre-existing cells. This expanded cell theory is given by Virchow. Next question. When did discovery of electron microscope take place? That took place in 1940. Now what are unicellular organisms?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड, सिंगल यानी एक ही सेल होता है जिन ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आपका अमीबा, पैरामीशियम, इन ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होता है बच्चे, और वो एक सेल सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, सारे ही सारे फंक्शन एक सेल करने में कैपेबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा? जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे एनिमल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर बाकी जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? जो सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स में। व्हाट आर थ्री फीचर्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल? एक सेल के कौन से थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मस्ट हैं? दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और कोई सेल ऑर्गेनल हो ना हो, लेकिन ये तीनों ज़रूर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ मटीरियल्स की एंट्री को और एग्जिट को, ताकि उसमें से जो उसे चाहिए उसको वो सेल के अंदर आने देती है, जो सब्सटेंसेस वेस्ट हैं नहीं चाहिए उनको एग्जिट कर देती है। ये कैपेबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? इट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। यानी जब हमारे पास जो गैसेस हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव होंगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेल्स? सेल के बीचों बीच कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें किस तरह से एक्सचेंज होती हैं, अंदर जाती हैं सेल के और बाहर आती हैं? आपको पता है ऑक्सीजन हमें चाहिए, सेल्स को चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन ने एंटर करना है और CO2 सेल का वेस्ट है, तो CO2 एग्जिट करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन का। कैसे? अगर सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करेगी, और अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपने अभी अभी समझा डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑस्मोसिस। अगर ये डिफ्यूजन गैसेस के केस की बात कर रहे हैं हम, तो गैसेस के केस में हम वर्ड डिफ्यूजन यूज़ करते हैं, लिक्विड में हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्मोसिस।
The movement of water molecules through selectively permeable membrane from high to low concentration is called osmosis. यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, क्या समझे? सेल के अंदर अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ जाएगा, सेल के बाहर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर जाएगा. यानी कि प्रिंसिपल एक ही है, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन इट विल मूव. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? एक मीडियम है आपके पास, आपने उस मीडियम में सेल रखा है. अगर इस सेल के बाहर मीडियम में हाई वाटर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा पानी है, डाइल्यूशन ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्रोसेस कौन सा होगा? ऑस्मोसिस. आपका बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर से पानी कहाँ एंटर करेगा? सेल के अंदर. और सेल जो है वाटर गेन करके इट विल स्वेल अप, इट विल स्वेल अप, साइज सेल का इंक्रीज हो जाएगा. तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और जिसका सीधा सीधा रिजल्ट है द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, यानी देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल. सेकेंड केस है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन का. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर, अगर मीडियम के पास सेम वाटर है, यानी सेल के अंदर भी वाटर की कंसंट्रेशन सेम है और सेल के बाहर भी वाटर की कंसंट्रेशन सेम है, तो होगा क्या? जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है. तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग आउट. तो नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया, द सेल विल स्टे सेम, सेम इन साइज, देयर इज नो चेंज इन द सेल. ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता. अब नेक्स्ट देखिए बेटा कौन सा सॉल्यूशन आ गया हमारे पास? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ध्यान से समझेंगे, सेल के बाहर वाले मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है. तो जैसे कि ऑस्मोसिस का रूल बोलता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो सेल के अंदर का वाटर कंटेंट जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? द सेल विल श्रिंक, इट विल डिक्रीज इन साइज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. याद रखेंगे. फिर एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक में वर्ड दिया हुआ है आपकी, एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस क्या है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. This process is called endocytosis. अब समझो ज़रा क्या है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है. अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि फूड पार्टिकल के चारों तरफ अपनी सेल मेम्ब्रेन को अमीबा एक्सटेंड कर लेता है. फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक फूड वैक्यूल बना देता है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और इस तरह से उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है. और इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम द फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल देखो बेटा, प्लांट्स के केस में हम सेल वॉल की बात करते हैं, एनिमल के केस में बिल्कुल नहीं करेंगे। ये डिफरेंस आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में। पहली बात तो सेल वॉल बनी किससे है बेटा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बनी है ये? सेलुलोज से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक प्रोसेस आपकी बुक में दे रखा है प्लाज्मोलाइसिस का। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? यहाँ मैंने एक ड्रॉ किया है सेल और ये बाहर है उसके सेल वॉल। ऑब्वियस है प्लाज्मोलाइसिस की बात करेंगे तो हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर सेल की और बाहर है ये सेल वॉल। होता क्या है, जब इस सेल में ज़्यादा वाटर कंटेंट आ जाता है बेटा, तो बाहर के मीडियम में कम वाटर कंटेंट होने के कारण ये वाटर लूज़ कर देता है। और जैसे ही ये सेल वाटर लूज़ करता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइपरटोनिक मीडियम होने के कारण, यानी कि जो वाटर रिलीज़ हुआ है उसके कारण ये श्रिंक कर जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से दूर चली जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall and this is known as प्लाज्मोलाइसिस। ओके, कि जब एक लिविंग प्लांट सेल अपना पानी लूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो श्रिंकेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो सेल कंटेंट्स हैं वो दूर चले जाते हैं सेल वॉल से और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक of this chapter is nucleus. What is nucleus? Nucleus is the brain of the cell. ये एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी के थ्रू आपको आइडेंटिफिकेशन करवाई गई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में कि न्यूक्लियस होता क्या है। आप जब चैप्टर को रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा। आपको अनियन पील की स्लाइड दिखाई थी 8th क्लास में, चीक सेल्स की दिखाई थी। वहाँ पर जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, डार्क कलर के स्पॉट्स दिखाई दिए थे, वो भी सेंटर ऑफ द सेल में। तो ये डार्क कलर्ड स्पॉट्स क्या थे बेटा? दीज आर न्यूक्लियस। डार्क कलर्ड थे, स्फेरिकल थे, ओवल शेप थी, डॉट लाइक स्ट्रक्चर था और कहाँ था? सेंटर ऑफ द सेल में। इसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आपको ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की कैसी होती है? डबल लेयर्ड। ये आप याद रखोगे। अब ये न्यूक्लियस किस तरह से कम्युनिकेट करता है, चीज़ों को एक्सचेंज करता है सेल के अंदर? तो बेटा इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जहाँ से न्यूक्लियस का मटेरियल और साइटोप्लाज्म का मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ डबल लेयर्ड इन न्यूक्लियस। ये मैंने एक सेल बनाया है, न्यूक्लियस है ये, इसकी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स हैं और यहाँ से मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या हैं? क्रोमोसोम्स, रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स। कैसे सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं? जो सेल डिवाइड होने जा रहा है, द सेल विच इज़ गोइंग टू अबाउट डिवाइड, जो जिसकी डिवीजन होने जा रही है, उस सेल में
जो मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के रूप में होगा, अदरवाइज जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें यही मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में होगा। तो कई बार आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो इंटेंगल्ड मास है इंफॉर्मेशन का, डीएनए का, जीन्स का, और जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल पहले क्रोमेटिड में चेंज होता है, फिर ये क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स में चेंज होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन है, जितने भी कैरेक्टर्स हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स के, ऐसी इंफॉर्मेशन है। डीएनए, जिसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं डीएनए के, यानी कि जो डिवाइड हो रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं डीएनए के सेगमेंट, उनको हम कहते हैं जीन्स। और जीन्स जो है वो हेरिडिटी यूनिट है इनहेरिटेंस की। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ये फंक्शनल सेगमेंट्स, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? जीन्स के नाम से। आ जाओ बेटा अब नॉन डिवाइडिंग सेल में। जैसे मैंने बताया, अगर सेल डिवाइडिंग नहीं है तो उसमें जो डीएनए है वो अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल की डेफिनेशन याद कर लो, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमेटिन मटेरियल चेंजेस इनटू क्रोमोसोम्स। बस इतना सा फर्क है जो दिमाग में रखना है। जब सेल नॉट डिवाइडिंग है तो क्रोमेटिन मटेरियल है उसमें, एंड व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, this chromatin material changes into chromosomes which are rod shaped like structure. बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज के अंदर जो सेल्स हैं उनमें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जो न्यूक्लियस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियोइड। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनके पास न्यूक्लियोइड है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी यानी प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड वाला, विदाउट मेम्ब्रेन वाला, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट। ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोट। और फिर जब एडवांसमेंट हुई धीरे धीरे, तो जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो हम लोग किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में। और बैक्टीरियाज किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरा फैला हुआ है, जिसके बीच में सस्पेंड कर रहे हैं हमारे सेल ऑर्गेनल। सो my dear students, cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स, इनके अंदर नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वायरसेस ऐसे माइक्रोब हैं, ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं विच लैक मेम्ब्रेन्स। ये जब किसी की लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसकी सेल मशीनरी को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। इनके पास अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए तो हमें वायरल डिजीज़ के इलाज के लिए बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, बिकॉज हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लिविंग बॉडीज़ के बाहर तो वो नॉन लिविंग हैं, जैसे ही वो लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसी लिविंग बॉडी
होस्ट बॉडी की मशीनरी को वो यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इसको आप समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? तो मैंने समझा दिया है आपको, आइए थोड़ा सा रिकैप ले लें। साइज बेटा छोटा होगा, स्मॉल, प्रोकैरियोटिक में। न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होगा, जिसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। अब आ जाइए यूकैरियोटिक सेल में। साइज इसका बेटा बड़ा होता है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जितने सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंसेस आपने अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेने। प्रोकैरियोट्स में आप एग्जाम्पल दे दोगे बैक्टीरिया का, और यूकैरियोट्स में आप एनिमल्स, हायर एनिमल्स अदर देन बैक्टीरियाज और ह्यूमन बींग्स, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ये आपका 5th पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लें। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं ER। ये 2 टाइप्स का है, RER, SER। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है। इससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगी। बेटा ये एक नेटवर्क सिस्टम है। नेटवर्क सिस्टम बनाता है, अलग अलग सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप भी चेंज होती रहती है, लेकिन आपने क्या याद रखना है, शेप चाहे चेंज होती रहे, ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। इसमें प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स हैं। फिर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ अटैच्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी टाइप है ER की? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? आइए देखते हैं होता क्या है इनमें। RER में क्योंकि राइबोसोम्स हैं, दे आर द प्रोटीन साइट्स, तो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम्स अटैच्ड हैं इसके साथ। Whereas in smooth endoplasmic reticulum manufacture of lipids takes place. फैट्स बनते हैं यहाँ पे स्मूथ में। और बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रोटीन्स और लिपिड से बनी है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो भी बनते हैं RER में, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे पार्ट्स में जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। तो some proteins and lipids they are used for the formation of cell membrane. कुछ जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, बेटा वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोजिनेसिस। व्हाट वी कॉल इट? बायोजिनेसिस। Some proteins and lipids they are used for the formation of cell membrane, and this process of formation of cell membrane is known as biogenesis. Very important question. आइए जरा फंक्शंस पढ़ लें। पहला फंक्शंस तो हो गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं ER। SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को। ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो ये आपने फंक्शंस भी याद करने हैं, इसके डायग्राम भी, डिफरेंस भी RER और SER में। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन सा है?
राइबोसोम्स, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स। और राइबोसोम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो मैंने सारे ही लिख दिए हैं यहाँ पे। इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, नेम द नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी जिसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं है, तो वो भी राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं बेटा, कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने को बनते हैं? वो न्यूक्लियोलस में, जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? क्या फंक्शन है इनका? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, प्रोटीन बनते हैं। लास्ट नहीं है ये, आपके 3-4 टॉपिक्स और रह गए बेटा, थोड़ी सी पेशेंस और। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस का ये डायग्राम है बच्चे, जिसमें आपको सीक्रेटरी वेसिकल दिखाई दे रहा है, और ये अगेन ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स हैं। दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, और इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। तो कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया इसे। गोल्गी apparatus, system of membrane bound vesicles, flattened sacs arranged parallel to each other, जिनको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन एक बनता है आपका इस टॉपिक में से, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus? सबसे पहले तो ये लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 1 मार्क में भी आता है। हु फॉर्म लाइजोसोम, विच सेल ऑर्गेनल फॉर्म्स लाइजोसोम्स? तो आंसर है गोल्गी अपरेटस। लाइजोसोम्स बेटा होते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, यानी कि जितना सेल का वेस्ट है उस सारे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कौन करता है? लाइजोसोम। ये खुद बर्स्ट हो जाते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिक एंजाइम्स, जो सारे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्योंकि ये खुद भी बर्स्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। तो इनकी फॉर्मेशन कौन करता है बच्चे? गोल्गी अपरेटस। ओके, दिस वन। सेकेंड फंक्शन है, इट ऑल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर आपकी है माल्टोस, है ना, उनसे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड फंक्शन, वेरी सिंपल फंक्शन, हेल्प्स इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। स्टोरेज भी करते हैं, मॉडिफिकेशन भी करते हैं, जो चीज़ें बनी होती हैं जैसे लिपिड्स और प्रोटीन्स, उनकी पैकेजिंग भी करते हैं, है ना। तो ये सारा काम है गोल्गी अपरेटस का। नेक्स्ट पार्ट इज योर लाइजोसोम्स। बेटा लाइजोसोम्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल साइज्ड एंजाइम्स कंटेनिंग वेसिकल्स बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। बिल्कुल छोटे साइज के एंजाइम्स हैं इनके अंदर, और ये किससे बॉन्डेड हैं? सिंगल मेम्ब्रेन से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइजोसोम्स? small sized enzymes containing vesicles. These are the vesicles which are bounded by single membrane. They contain hydrolytic enzymes, जिनको बेटा हम digestive enzymes भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि why lysosomes are known as suicidal bags or digestive bags. So lysosomes are known as suicidal bags or digestive bags because they digest the waste of the cell with the help of hydrolytic enzymes, also known as digestive enzymes. Now this is the diagram of lysosome having hydrolytic enzymes. Now next question from this topic is, what are the functions of lysosomes? Lysosomes के functions क्या होते हैं? फर्स्ट आप लिखोगे लाइजोसोम्स हेल्प करते हैं बेटा सेल के अंदर और दो सेल्स के बीच में डाइजेशन, जो फूड पार्टिकल्स का होता है उसकी हेल्प करते हैं उसमें। सेकंड, जो भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं,
जो खराब हो चुके हैं सेल ऑर्गेनल्स या उनका वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करते हैं लाइजोसोम्स। और दे डिस्ट्रॉय द वेस्ट ऑफ सेल, जो भी वेस्ट है सेल का उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं लाइजोसोम। ये खुद बर्स्ट हो जाते हैं वेस्ट के साथ ही, इसलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे बर्स्ट देमसेल्व्स टू रिमूव द वेस्ट ऑफ द cell. Now next is your mitochondria. Mitochondria is a double membrane. Outer membrane is smooth and inner is folded inwards to form cristae. They do aerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया वो हिस्सा है सेल का जिसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की तरह डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन वो बेटा स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, ये हमेशा याद रखोगे। और इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्डेड इनवर्ड्स है वो बेटा क्या बनाती है, क्रिस्टे। ये मैंने डायग्राम में आपको क्रिस्टे बनाकर दिखाया है। इन ग्रूव्स को क्रिस्टे बोलते हैं विच आर फोल्डेड इनवर्ड्स और स्टॉक्ड पार्टिकल्स कंटेनिंग एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू फॉर्म एटीपी एनर्जी, यानी बर्निंग ऑफ ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाया है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें आप क्रिस्टा देख सकते हो और मैट्रिक्स देख सकते हो। तो बेटा एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो इसको टॉपिक से पूछी जाती है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी एंड एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपको सेल ऑर्गेनल्स बताने हैं जो डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। तो एक तो न्यूक्लियस आपका हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। एक और चीज़ है, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लास्टिड्स। तो बेटा देखा प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स आर द डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर्स अगेन, लेकिन ये प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। बहुत सारे स्ट्रोमा इसमें हैं और स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनाज हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक अपरेटस है आपका क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो व्हाट आर प्लास्टिड, दे आर द डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। और इनका फंक्शन जो है वो हम करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर। 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कलरलेस जो हमारे पास प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और जो डिफरेंट कलर के होते हैं प्लास्टिड्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इनमें कलर नहीं होता, दे आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट। जैसे आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स हैं, दे आर ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, जो आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ग्रेनम के अंदर ये आपका स्ट्रोमा है जिसके अंदर ग्रेनम है, मैट्रिक्स है और ग्रेना के अंदर फोटोसिंथेटिक अपरेटस है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट का लें तो दिस इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट प्रोवाइड्स कलर्स टू प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सेंट्रोजोम्स हैं बेटा इसके बाद सेल ऑर्गेनल्स में। सेंट्रोजोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। आपने देखा ना पीछे, प्लास्टिड्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन सेंट्रोजोम्स सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। और ये सेंट्रोजोम्स न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं। इनके फंक्शन क्या हैं, ये इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल डिवीजन को। सीलिया और फ्लैजिला अराइज होते हैं बेसल बॉडीज से, यहीं से। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं और आउटसाइड से टोनोप्लास्ट कवरिंग से कवर्ड है। एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में लार्ज। फंक्शंस इनका होता है स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल सपोर्ट। लास्ट इज ग्रैन्यूल्स, बट नॉट द लीस्ट, नॉन मेम्ब्रेनस नॉन लिविंग क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स हैं ये। इनका फंक्शन है दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन्स
and fat droplets. That's all for this chapter. All the best.